हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो सेशन में। आपकी पिछली वीडियोस में गैप हो गया था, लेकिन अब से हम आपके लिए रेगुलर वीडियोस लाएंगे। रेगुलर आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, किस तरह से वो वर्क करती हैं और क्या क्या उनके प्रकार रहते हैं। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है या जो भी आज इस वीडियो के सेशन में न्यू कैंडिडेट है, वो जाकर पिछली वीडियोस को ज़रूर एक बार देख लें, ठीक है। और आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में आपके लिए एक फिर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का। जी हाँ, अगर ये क्वेश्चन हर हाल में आपके एग्ज़ाम में आता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में हो या न्यूमेरिकल में हो। हाँ, न्यूमेरिकल से रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, क्योंकि क्या होता है, इनका सूत्र स्थापित करना होता है। उसके अलावा एक न्यूमेरिकल आपको देगा क्वेश्चन में, वो आपको सॉल्व करना होगा। बहुत ही इजी होता है अगर आप एक बार इसकी थ्योरी को समझ गए कि किस तरह से आपको इसका जो सूत्र है वो स्थापित करना है। आप एक बार सूत्र भी याद कर लेंगे, आपको थ्योरम भी याद हो जाएगा। और नंबर 3, आपको इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो सॉल्व करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और बताएंगे आपको कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम क्या होता है। तो देखिए, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में किस प्रकार से प्रतिरोध जो होते हैं वो जुड़े रहते हैं, किस प्रकार से उनका जो सूत्र स्थापना होती है और क्या क्या इन दोनों में अंतर पाए जाते हैं। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आएगा कि बताइए श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में क्या अंतर है, तो वो भी आप यहाँ पर आसानी से लिख देंगे। तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि श्रेणी क्रम क्या होता है, ठीक है। श्रेणी क्रम में क्या होता है, जो प्रतिरोधक से मतलब समझते हैं ना आप, क्या होता है। ओम के नियम में आपने पढ़ा होगा कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है, जैसे किसी भी तार में या किसी भी जो भी विद्युत चालक होते हैं उनमें जब धारा प्रवाहित होती है, मान लो ये धारा प्रवाहित हो रही, ठीक है। अब इसमें फ्लो को रोकने के लिए बीच में जो लगाए जाते हैं ना, ये इन्हें प्रतिरोध बोलते हैं, ये धारा के मान को कम करने के लिए, ठीक है। तो प्रतिरोध से मतलब समझ गए ना आप क्या होता है। अब इसमें क्या होता है, जो प्रतिरोध का दूसरा सिरा होता है वो अपने अगले सिरे से अपने पिछले सिरे से क्या होता है, कनेक्ट रहता है, जुड़ा रहता है। किस तरह से, देखो ये चित्र देख रहे हैं ना आप, इसमें जो ये पहला है R1, मतलब प्रतिरोध को R से लिखते हैं। R1 R2 के साथ कनेक्ट है, देखो यहाँ से जो धारा प्रवाहित हो रही है R2 के साथ कनेक्ट हो रहा है। फिर R2 क्या कर रहा है, R2 R3 के साथ कनेक्ट हो रहा है। इस तरह से क्या हो रहा है, तीनों एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट है। मतलब अपने पिछले वाले से दूसरा जो अगला वाला है वो क्या है, कनेक्ट हो रहा है। तो पहली बात तो ये हो गई। इसमें अगला है, इस संयोजन में धारा का मार्ग केवल एक रहता है। अब इसमें क्या होता है, जो धारा है वो एक ही लाइन में बह रही होगी, देखो यहाँ से आ रही है इस लाइन में, फिर यहाँ तक, तो क्या है, ये एक ही मार्ग से प्रवाहित हो रही है, ठीक है। और अब अगली लाइन क्या हो रही है, इसीलिए सभी जो प्रतिरोध होते हैं उनमें क्या होता है, धारा का मान कैसा रहता है, समान रहता है। जब धारा एक ही उसमें प्रवाहित होगी तो क्या होगा, धारा का मान जो भी है प्रतिरोधकों में वो कैसा रहेगा, समान रहेगा। तो ये होता है श्रेणी क्रम। इस तरह से इसमें जो प्रतिरोध होते हैं वो जुड़े रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इसी चित्र के माध्यम से पता लगेगा कि श्रेणी क्रम में इस तरह से जुड़े होते हैं। एक चित्र के माध्यम से और आपको बता देती हूँ, जैसे एग्ज़ाम में इस तरह से भी आपको दे देगा। ये मान लो R1 है और ये R2 है, ठीक। तो इस तरह से भी अगर चित्र आएगा तो ये क्या है, ये श्रेणी क्रम माना जाएगा, ना कि समांतर क्रम। तो इस तरह का या इस तरह का कोई भी चित्र आपको देखने को मिले तो क्या होगा, उसमें श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध होंगे वो जुड़े हुए होंगे। अब इसमें क्या होता है, इसका सूत्र कैसे बनता है, क्योंकि सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, भले ही वो 4 नंबर में पूछे जाएँ आपसे या 2 नंबर में, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना, अच्छे से समझ लेना। प्रतिरोध, अब मैंने बताया ना, यहाँ 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं आपस में, तो क्या हो गया, R1 R2 R3 कैसे है, आपस में परस्पर श्रेणी क्रम में संयोजित है, ठीक है। ये तो समझ गए ना। अब इसके लिए क्या होगा, इनमें विभवांतर क्या है, B1 B2 और B3 है, तथा I क्या होती है, हमारी धारा। जो धारा है वो क्या है, एक ही प्रवाहित हो रही है। ऐसा नहीं है धारा का मान अलग अलग है, I1 I2, ये नहीं है, ठीक है। क्या है, धारा एक ही मार्ग में प्रवाहित हो रही है, इसलिए क्या है, एक है, बस I है ओनली, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या होता है, सभी को पता है, B बराबर IR। नहीं याद है तो नोट कर लो अपने दिमाग में, क्योंकि एक हर एग्ज़ाम में आता है, आपके न्यूमेरिकल्स में भी पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव टाइप में तो ज़रूर आता है कि बताओ कौन सा ओम के नियम को वैरी करता है, कौन सा नहीं बनता है। इससे 3 रूल बनते हैं।
आई बराबर क्या बनता है, बी अपॉन आर बनता है। इसी से आर का फॉर्मूला बनता है आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। आर जो होता है ना, ये ओम के नियम को वेरी करता है, ये भी ओम के नियम को वेरी करता है, और ऊपर वाला भी। मतलब एक ऑप्शन आपको गलत देगा और ये तीनों सही दे देगा, तो आपको बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन गलत है, कौन ओम के नियम को वेरी नहीं करता है। ठीक है, जहाँ वी क्या होता है, विभवांतर होता है जो कि वोल्ट में दिया होगा, आर क्या होता है हमारा प्रतिरोध होता है, और आई हमारी धारा होती है। ठीक है, तो यहाँ हमने ओम का कौन सा नियम लिया है, ये वाला, बी बराबर आई आर। अब यहाँ क्या हो रहा है, तीनों विभवांतर, इसमें जो तुल्य विभवांतर है वो हमने बी मान लिया, तो टोटल विभवांतर है ना वो क्या है, बी है। तीनों विभवांतरों को जोड़ देते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब क्या होगा, जब B1 है तो B1 किसको वो करेगा, आई R1 को, तो B1 बराबर हो जाएगा आई R1, क्योंकि धारा तो एक ही है ना, तो आई रहेगा केवल धारा का मान। V2 क्या रहेगा IR2, और V3 क्या रहेगा IR3। तो इस तरह से जो विभवांतर है ये हो जाएगा, और तीनों विभवांतर को जब आपस में जोड़ देंगे तब क्या होगा, यहाँ उनके मान लगा दो। अब जो धारा है, क्योंकि आई सब में कॉमन है तो आई को क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, तो यहाँ से क्या निकलेगा, बी बराबर आई, और ब्रैकेट में इन सबको बंद कर देंगे, R1 R2 और R3 को। ठीक, ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। अब क्या होगा, अगर R1 R3 R2 इनका तुल्य प्रतिरोध R है, तो इनका भी कुछ तुल्य प्रतिरोध होगा नहीं होगा। ठीक है, तो जो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या है, R मान लिया है हमने, R है, तो उनके नियम से, अब मैंने आपको 3 नियम बताए थे ना, तो इसमें भी वही नियम वेरी कर रहा है। देखो B बराबर आई आर। अब क्या होगा, यहाँ जो B का ये वाला मान है ना वो लगा देंगे। B बराबर क्या दिया है, आई R1 R2 R3। ठीक, आई आर, B बराबर आई आर होता है, वो हमने यहाँ लिख दिया। ठीक, अब आई ये है हमारे पास, आई को एज इट इज़ लिख देंगे, और जो R है तुल्य प्रतिरोध की जगह क्या लिखेंगे, तीनों प्रतिरोधों को जोड़ देंगे आपस में। ठीक, तो हमारा जो देखो आई से आई क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब यहाँ क्या रहेगा, तुल्य प्रतिरोध R1 प्लस R2 R3। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि इस क्रम में जो भी प्रतिरोध जुड़े होते हैं वो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, उन सभी के योगों के बराबर होता है। ठीक, ये होता है हमारा श्रोणी क्रम। इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी आपको मैं बताऊँगी, अभी पहले समझ लेते हैं कि समांतर क्रम क्या होता है। तो समांतर क्रम ठीक इसका उलट होता है। समांतर क्रम में क्या होता है, इस संयोजन में सभी प्रतिरोधकों को एक सिरे को एक साथ परिपथ के बिंदु A, ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, इनको एक सिरे से दूसरे सिरे के साथ जोड़ा नहीं जाता है। किस तरह से जोड़ा जाता है, समांतर। आपने जो गणित का आपका सिलेबस है उसमें आपने पढ़ा होगा ना, समांतर रेखाएं क्या होती है, और अभी हाई स्कूल में भी आपको पढ़ने को मिला होगा कि समांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो इस तरह से होती हैं, जैसे रेल की पटरी, उनके बीच का जो डिस्टेंस रहता है कैसा होता है, बराबर होता है, और एक दूसरे के कैसे होती हैं, सम्मुख होती है। तो यही इस क्रम की खासियत है कि यहाँ पर जो भी आपको प्रतिरोध देखने को मिलेंगे वो कैसे होंगे, समांतर क्रम में होंगे। मतलब क्या होगा, एक दूसरे के सम्मुख होंगे, ना कि एक दूसरे से परस्पर कनेक्ट कैसे होंगे, इस तरह से नहीं होंगे, ना ही एक लाइन में होंगे एक साथ, क्या होंगे, एक दूसरे के सम्मुख होंगे, मतलब समांतर क्रम में जुड़े होंगे। ठीक, फिर इसमें जो धारा होगी वो पूरे तुल्य जो धारा होगी वो क्या होगी, आई होगी। ठीक है, लेकिन हर एक प्रतिरोध के लिए धारा का मान बदल जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या होगा, जो धारा का मान है वो अपरिवर्तित रहता है, हर धारा के लिए अलग रहेगा, I1 I2 I3। और यहाँ क्या हो रहा था, धारा एक मार्ग में बह रही थी, लेकिन यहाँ धारा एक मार्ग में नहीं बहेगी। ठीक, तो इस तरह यहाँ से जो धारा का मान है, देखो यहाँ नीचे लिखा भी हमने, I1 I2 और I3 हो जाएगा। अब इनमें जो विभवांतर होता है वो समान रहता है। तो देखो आपको यहाँ से अंतर भी देखने को मिल रहा है, समझ रहे हैं ना आप, कि यहाँ धारा का मान कैसे रहता है, यहाँ तो सेम रहता है और यहाँ अलग रहता है। यहाँ धारा का मार्ग एक रहता है और यहाँ धारा का मार्ग बदल जाता है। दूसरा, इनमें भी विभवांतर समान होता है और इनमें भी विभवांतर समान रहता है। तो इस तरह से अगर इन दोनों में अंतर लिखने को आएगा तो भी लिख देंगे ना आप, और एक नीचे सूत्र लिख देना कि इसका ये होता है, इसका ये होता है। ठीक, चलो अपने क्वेश्चन वापस चलते हैं। अब इसको कैसे वेरीफाई करना है, इस जो फॉर्मूला है ना, इसको कैसे वेरीफाई करना है इसको समझ लो आप, क्योंकि एक बार वेरीफाई करना आपको आ गया तो आप न्यूमेरिकल्स, इस सूत्र को कभी नहीं भूलोगे, इन डेफिनेशंस को कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि आपको बस ये 3 चीज़ें याद रखनी है, बी बराबर आई आर, बाकी आप सब कुछ अपने आप कर लोगे इसमें। तो चलो कैसे वेरी करना है, वही R1 R2 R3 3 प्रतिरोध ले लेंगे हम। ठीक है, और फिर उसमें क्या होगा, धारा का मान क्या होगा, अलग अलग रहेगा, I1 I2 और I3। अब यहाँ पे ओम का नियम कौन सा लगेगा,
दूसरा लग रहा है देखो I बराबर B अपॉन R वाला, लेकिन जब यहाँ पर धारा अलग अलग है तो I1 के लिए R1, I2 के लिए R2 और I3 के लिए R3, ठीक है। और विभवांतर क्या रहेगा, विभवांतर सेम रहेगा सभी के लिए, क्या होगा, जो कि V होगा। अब अगर बिंदु A व B पर आने वाली कुल धारा I हो, मतलब मैंने बताया ना जो तुल्य धारा है वो क्या मान लेंगे हम, I, तो I किसके बराबर होगी, जब हम तीनों धाराओं को जोड़ देंगे I1 प्लस I2 और I3। अब I1 I2 I3 का मान लगा दो, I1 बराबर क्या है B अपॉन R1, I2 बराबर B अपॉन R2 और I3 बराबर B अपॉन R3। यहाँ से क्या निकलेगा, जो V है सब में कॉमन आ रहा है, फिर यहाँ क्या रह जाएगा 1 अपॉन R, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3, ठीक। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध R मान लो, क्योंकि ये तो है ही अलग अलग R1 R2 R3, लेकिन इनके लिए तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R, अकेला एक R, तो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे ओम का नियम कौन सा लग रहा है, I बराबर B अपॉन R, तो जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, B अपॉन R, एक ही विभवांतर रहेगा और एक ही प्रतिरोध रहेगा, और इनको यहाँ आपस में जोड़ देंगे। फिर देखो मैंने यहाँ B कॉमन ले लिया है, यहाँ से जो लिया था ना ये वाला पूरा फॉर्मूला एज इट इज़ लिख दिया है। B बराबर जो B अपॉन R बराबर क्या हो जाएगा, B यहाँ से बाहर ले लिया, अब 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 और 1 अपॉन R3 को जोड़ दिया है। अब क्या होगा, B से B क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और फिर यहाँ क्या रह जाएगा 1 अपॉन R1 इज इक्वल टू 1 अपॉन R2, सॉरी 1 अपॉन R इज इक्वल 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 और 1 अपॉन R3, ये कैसे हैं आपस में जुड़ जाएंगे। लेकिन यहाँ क्या दिक्कत होती है, यहाँ तो हमने डायरेक्ट जोड़ दिया था, लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ उनका व्युत्क्रम हो जाएगा, मतलब प्रतिरोधों का व्युत्क्रम। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा होता है, इस क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, अपने प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग, व्युत्क्रमों का योग, मतलब अगर यहाँ R1 लिखा है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1 अपॉन R2। ये भी आपने अपने मैथ के जो सिलेबस है उसमें पढ़ा होगा, तो उनके व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। अगर आपको ये चीज़ याद हो गई ना तो ये लाइन अपने आप याद हो जाएगी, क्योंकि यहाँ क्या दिया है, जो तुल्य प्रतिरोध ये है वो अपने व्युत्क्रमों के योग के बराबर है ना, ठीक। और यहाँ पर क्या है, एज इट इज है, मतलब यहाँ व्युत्क्रम नहीं है, यहाँ डायरेक्ट क्या है, जो तुल्य प्रतिरोध है उनका योग कर दिया गया है बस, ठीक है। तो आप यहाँ पर अच्छे से समझ गए होंगे कि श्रोणी क्रम तथा समांतर क्रम में क्या अंतर होता है, और श्रोणी क्रम में कौन सा सूत्र लगता है और समांतर क्रम में कौन सा मतलब सूत्र लगता है, किस तरह से। अब हम समझेंगे कि किस तरह से इनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, किस तरह से जो ये मैंने फॉर्मूलाज दो आपको बताए हैं वो किस तरह से न्यूमेरिकल्स पे वर्क करते हैं। तो चलिए बताते हैं। तो देखिए जो आपके क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में वो किस तरह से आएंगे, देखो निम्न परिपथ का तुल्य प्रतिरोध बताइए, इस तरह से आपको एक चित्र दे दिया जाएगा और तुल्य प्रतिरोध पूछ लिया जाएगा। मैंने यहाँ पर एक ही चित्र के माध्यम से आपको दोनों प्रतिरोधों को समझाने की जो की है कोशिश, ठीक है। समांतर क्रम और श्रेणी क्रम दोनों को रख दिया है ताकि आप आसानी से दोनों को समझ सको, और अगर दोनों एक साथ आ भी जाएं, मर्ज करके दे देना दोनों क्रम एक साथ, तो आप उसे कैसे सॉल्व करोगे, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा है यहाँ, ठीक है। दूसरे वाले में क्या होगा, फिर एक चित्र देगा और आपसे धारा का मान पूछ लेगा, यहाँ विभवांतर भी ऐड कर दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमें धारा का मान बताना है और तुल्य प्रतिरोध भी बताना है, क्योंकि धारा का जो मान होगा वो तुल्य प्रतिरोध के द्वारा ही ज्ञात किया जाएगा। तो चलो समझ लेते हैं किस तरह से इसे सॉल्व किया जाएगा। देखो अब मुझे पहले ये बताइए कि जो ये क्या बताया था मैंने, जब एक दूसरे के सम्मुख होंगे तो कौन सा क्रम है, यहाँ समांतर क्रम। तो ये जो तीनों है 1 2 3, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो तो आप आराम से इनका मान लिख लो। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। R1 R2 R3 किस में है, कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। तो पहले इनका निकाल लो, ये नहीं है एक साथ सबका निकालने के लिए जुट जाओ, ऐसी बेवकूफ़ी मत करना, आराम से करना सवाल, समय भरपूर होता है एग्जाम में, ठीक है। और 4 नंबर का या 6 नंबर का ये सवाल होता है, तो इसीलिए इसको टाइम आराम से देना। तो चलो अभी हम यहाँ R नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि तुल्य प्रतिरोध तब माना जाएगा जब इसको और इसको दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ R के लिए ये लगा ले रहे हैं, ठीक है, बार एक। तो जो पहला प्रतिरोध आएगा 1 अपॉन R क्या आएगा, 1 अपॉन R1, ठीक है। अब यहाँ तीनों का सेम ही है, 3 3 दिया है, तो 1 अपॉन R2 ये हो गया, प्लस 1 अपॉन R3 ये हो गया, तीनों को ऐड कर दो।
ओम मत लगाओ, कोई नहीं, मैंने लगा दिया आपकी जानकारी के लिए। अब तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? 3। जब पढ़ा था ना मैथ में, जब हर समान होते हैं तो क्या होता है? डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। तो 1 + 1 + 1 क्या आ जाएगा? 3/3, जो कि क्या आ गया? अब समांतर क्रम वाला जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना आ गया? 1। अब इधर आ जाओ, इसको कैसे जोड़ना है? श्रोणी क्रम वाले को यहाँ भी इसे ऐसे मान लो। अब क्या होगा? इसको मान लो R3 में ख़त्म किया था, R4, R5, R6, R7 और कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से सवाल को करिए। अगर जो लोग डायरेक्ट कर सकते हैं वो डायरेक्ट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। और जिसको नहीं आ रहा है समझ में, वो इस तरह से नाम लिख ले, जिससे कि आपको जो गलती की संभावना होती है ना वो कम रहती है इस चीज़ से, इस तरह से करने से। तो अब इनका इनको क्या करा जाएगा? डायरेक्ट जोड़ा जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमों का जो योग होता है वो कहाँ होता है? समांतर क्रम में। तो R4 को जोड़ दो। अब 3 ओम + 3 ओम + 3 ओम, देखो गिन लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ से क्या हो गया? श्रोणी क्रम वाला जो प्रतिरोध है वो आ गया। कितना आ गया? 3 3 6 3 9 3 12 3 15। अब ये क्या हो गया? श्रोणी क्रम वाला, और ये समांतर क्रम वाला। अब जो हमारा तुल्य प्रतिरोध है वो निकालेंगे। एक बात बताओ मुझे, जब ये तीनों ऐड हो जाएंगे जो, तो तुल्य प्रतिरोध इनका कहाँ आएगा? बीच वाली लाइन पे आएगा, नहीं आएगा? जो कि क्या है? जिसका मान क्या है? 1 ओम है। लिख लो, सपोज दैट, आपको याद रहेगा। अब ये सभी कैसे क्रम में हो गए? एक लाइन में हो गए ना, तो क्या है? श्रोणी क्रम में जुड़ेंगे, ये ध्यान रखना। तो पहले 1 ओम को लिख लो, फिर इस वाली पूरी लाइन का हमने पहले ही निकाल लिया है। कितना है वो? 15 ओम। जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना आ गया? 16 ओम। बस क्वेश्चन खत्म, कोई दिक्कत? ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ले लो। अगले क्वेश्चन में क्या होगा? प्रतिरोध भी दिए होंगे और साथ में क्या दे दिया जाएगा? विभवांतर दे दिया जाएगा वोल्ट में। आपको ये पूछा जाएगा कि बताइए धारा का मान क्या है। तो उसमें कुछ नहीं करना है आपको, बस धारा का मान ऐड कर देना है। कौन से? ओम के नियम वाले फॉर्मूले से, जो हमने भी पीछे पढ़ा था। क्या पढ़ा था? B = IR। अब जो भी फॉर्मूला लगेगा वो देख लेंगे कौन सा लगेगा इसमें। पहले इसमें क्या निकालेंगे हम? सबसे पहले तुल्य प्रतिरोध। तो इसमें भी वही चीज़ें करो, नाम दे दो इनको, ठीक, जिससे कि आपको जो सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ डैश लगा लो। ये दोनों कैसे क्रम में है? समांतर क्रम में ना। तो 2 ओम और 2 ओम, तो 1/R1 + 1/R2। दोनों के हर समान है। तो समांतर क्रम का जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना आ गया? 1 ओम। अब ओम को देख के चौक में जाना। ओम जो होता है वो उसका मात्रक होता है प्रतिरोध का, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। तो साथ ही साथ मैं आपको चीज़ों को याद करवाते हुए चल रही हूँ, ताकि जो ये आपके छोटे छोटे नंबर है ना, 1-1 नंबर के या 2-2 नंबर के, वो आपको आसानी से याद रहे, ठीक। अब यहाँ से इसका तुल्य प्रतिरोध निकालो। अब एक बात बताओ मुझे, जब जो इसका आंसर आएगा वो क्या होगा? इस लाइन में होगा। अब मैंने आपको जो पिछले में जब श्रेणी क्रम बताया था, तो मैंने इस तरह से आपको एक परिपथ बताया था पूरा बॉक्स टाइप में। उसमें क्या हो रहा था? यहाँ था परिपथ, यहाँ था और यहाँ था। यहाँ भी वही होगा, जो 4 ओम है वो अपनी जगह रहेगा, ठीक। और जो 2 ओम और 2 ओम मिलकर जो एक बनाएंगे प्रतिरोध को, वो कहाँ आ जाएगा? एक लाइन में आ जाएगा। अब मुझे बताओ, ये दोनों श्रेणी क्रम में है, समांतर क्रम में? जाहिर सी बात है, जब धारा का मान एक मार्ग में है तो क्या होगा? श्रेणी क्रम में होंगे, ठीक है। तो इन दोनों को आप श्रेणी क्रम में जोड़ दो। ये चित्र मैंने आपको इसलिए बता दिया, वरना आप कंफ्यूज होते कि अरे मैम ये कहाँ से आ गया, ये किस तरह से जोड़ा आपने। तो जो अब तुल्य प्रतिरोध है वो हमारा क्या होगा? 1 ओम, ठीक। श्रेणी क्रम तो डायरेक्ट जुड़ता है, उसमें कोई व्युत्क्रम नहीं जुड़ता है। और 4 ओम, तो तुल्य प्रतिरोध क्या आ गया? 5 ओम। अब क्या दिया है? विभवांतर। विभवांतर क्या लिखेंगे? B = 10 वोल्ट। विभवांतर लिख दे रही हूँ, वरना कहोगे पता नहीं क्या बता दिया मैम ने। और ये है हमारा प्रतिरोध, ठीक। अब कौन सा फार्मूला लगेगा? क्या निकालना है हमें? I। तो एक ही फार्मूला याद कर लो जो मैंने बताया था, B = IR।
आई की वैल्यू निकालनी है ना, तो बी अपनी जगह पर रहेगा और आर क्या हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। ठीक, हमारे पास बी और आर दोनों हैं, बी 10 है और आर 5, 5 जगह 5, 5 दूनी 10, तो धारा कितनी हो जाएगी 2। और धारा का मात्रक पता है ना सबको, क्या होता है एम्पियर, तो 2 एम्पियर। ठीक, ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए बताए, चाहती तो खाली आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना बता सकती थी, लेकिन ये क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों ही क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लेना, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बस चित्र के माध्यम से सवाल को करते हुए चलो और अपने जो आपके प्रतिरोध हैं उनको नाम दे दो, तो आपको क्या होगा, जो क्वेश्चन को करने में दिक्कतें आती हैं ना, वरना कन्फ्यूज हो जाओगे। अभी तो यहाँ सेम डिजिट था तो कर लिया, अलग अलग दे देता है डिजिट तो काफ़ी दिक्कतें होती हैं, इसीलिए क्या करना, नाम दे देना, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि श्रेणी क्रम क्या होता है, समांतर क्रम क्या होता है, दोनों में क्या क्या समानताएं होती हैं, या क्या क्या अंतर पाए जाते हैं। तो अगर अंतर लिखने को भी आएगा तो आप आराम से एग्जाम में लिख दोगे, और इस तरह से न्यूमेरिकल आ गया तो भी सॉल्व कर देंगे ना सभी लोग। ठीक है, आराम से इसको सॉल्व करना है, कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है दिमाग में। अगर आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूजन आता है इस क्वेश्चन को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि हम आपको जो भी इसमें गलती, जो भी दिक्कत लगेगी वो आपको दोबारा सॉल्व करके बता देंगे एक वीडियो के माध्यम से। ठीक, तो चलिए आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।